हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं अपने नए राइटर जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी इंग्लिश टीजीटी के सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण राइटर हैं और इनके वर्क से 4 5 8 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो में मैंने जॉन गाल्सवर्दी को एक ही वीडियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके वो सारे कवर कर दिए जहाँ से क्वेश्चन आता है। कोई भी छोटा नहीं है, पूरा एक वीडियो में जॉन गाल्सवर्दी। आपको वीडियो हो सकता है 1 से 1.5 घंटे की हो जाए, 2 घंटे की हो जाए, वो आपके समझने के ऊपर करता है कि आप कितने देर में मैं आपको समझा पाऊंगी। लेकिन मैंने जॉन गाल्सवर्दी इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। आपको दूसरी जगह से कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप यदि फिर से दोबारा से वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, अंत तक देखें अच्छे से समझने के लिए। तो जॉन गाल्सवर्दी को हम स्टार्ट करते हैं अब बिना टाइम खराब किए हुए। तो इनका बर्थ, इनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1867 को। कब हुआ था इनका जन्म? 14 अगस्त 1867 को, किंग अपॉन थेम्स स्यूरे, इंग्लैंड, यूके। इनका जन्म किंगटन अपॉन थेम्स स्यूरे, इंग्लैंड, यूके में हुआ था। अब यूके से आप उत्तराखंड में समझ जाना, यूके से है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं, ब्रिटेन को। तो यहाँ इनका जन्म हुआ था। पेरेंट्स इनके थे जॉन गाल्सवर्दी एंड ब्लांचे बेले। इनके पिता का नाम जॉन गाल्सवर्दी था और इनकी माता का नाम ब्लांचे बेले था। एजुकेशन इनकी हुई थी हॉरो एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। कहाँ हुई थी इनकी एजुकेशन? हॉरो एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। स्पाउस इनकी पत्नी थी अड्डा नेमेसिस पियर्सन कूपर, जिनकी शादी हुई थी 1905 में। तो मैंने बिल्कुल भी एक भी आपका मिस मत करना पॉइंट, क्योंकि सारे जो उठाया है कलेक्शन पॉइंट लिए हैं वो एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम इन्हीं पॉइंटों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम था अड्डा नेमेसिस पियर्सन कूपर। 1905 में उनकी शादी हुई थी। ऑनर्स इन्हें सम्मान मिला था 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट का। 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था इन्हें, और 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इनके कार्य के लिए। ऑक्यूपेशन, अगर इनका व्यवसाय की बात की जाए तो इन्हें 20वीं सेंचुरी का, 20वीं सदी का इंग्लिश पोएट, ये एक पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे और प्ले राइटर थे। यानी इन्होंने पोएम भी लिखी, नॉवेल लिखे और प्ले भी लिखे थे। ये तीनों ही है। अगर ऑक्यूपेशन इनका आ जाए तो हम याद रखेंगे क्या ये पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे और प्ले राइट थे। इनके ज़्यादातर जो वर्क है, नॉवेल है, प्ले हैं, वो प्रॉब्लम प्ले के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन कॉन्टेम्पररी यानी इनके समय की जो समस्याएं थी समाज में, तो उनके ऊपर इन्होंने अपने नॉवेल और प्ले लिखे हैं। तो अगर इनके प्ले पूछा जाए तो इसमें क्या है, इसकी थीम क्या है, तो वो है सोशल प्रॉब्लम, यानी समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन्होंने अपने प्ले में रखी हैं जॉन गाल्सवर्दी ने। इनकी डेथ हुई थी 31 जनवरी 1933 में, एज ऑफ 65, 65 साल की इंग्लैंड एज में। जब ये 65 साल के थे तब इनकी डेथ हो गई थी 31 जनवरी 1933 को, लंदन, इंग्लैंड, यूके में। अब हम देखते हैं कि इनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी इनके जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या थे। तो इनमें ही वाज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। इन्हें कहा जाता था कि इनका जन्म सिल्वर स्पून के साथ हुआ है। सिल्वर स्पून ये एक इडियम्स भी है कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, यानी ये धनी परिवार में थे, एक रिच परिवार में थे जहाँ इनका जन्म हुआ था। इसलिए इन्हें संसाधन जुटाने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज़्यादा जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ा था। इनके पिता क्या थे, एक लॉयर थे, वकील थे, तो इन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ा था। इन्हें बहुत सारी फैसिलिटी मिली थी जन्म से ही, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ही वाज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। हिज फादर जॉन गाल्सवर्दी वाज अ सॉलिसिटर, एक वकील थे, मैंने बताया, तो सॉलिसिटर थे इनके पिताजी,
जॉन गाल्सवर्दी, और इनका जन्म एक रिच परिवार में हुआ था, अमीर परिवार में हुआ था। तो इन्हें कहा जाता था ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। ये लाइन आपके एग्जाम में आती है कि ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून किसके लिए यूज़ किया गया है? तो ये टर्म यूज़ किया गया है जॉन गाल्सवर्दी के लिए। 1881 से 1886 को तक ही अटेंडेंट होरो स्कूल। इन्होंने 1881 से 1886 तक होरो स्कूल अटेंड किया, और उसके बाद में ही वेंट चले गए। कहाँ चले गए थे तब? ये चले गए थे ऑन टू स्टडी लॉ एट अ न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। यानी इनके पिताजी क्या थे? एक वकील थे। तो इन्होंने भी स्टार्टिंग में वही प्रोफेशन अपनाया था अपना। इन्होंने भी पढ़ाई की थी लॉ की, वकील की। कहाँ की थी? न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में की थी। इन्होंने एडवोकेट की, लॉ की पढ़ाई कहाँ की थी? न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में की थी। 1890 में ही वाज कॉल्ड टू द वार ऑफ एट लिंकन्स इन। तो इन्हें क्या कहा जाता था? 1890 में इन्हें कहा गया था वार ऑफ लिंकन्स इन। कब कहा गया था? 1890 में कहा गया था। क्या गया? अगर इसमें से क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बार एट लिंकन्स इन किसके लिए यूज़ किया गया है या किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है हमारे जॉन गाल्सवर्दी को। और इन्हें ये कब कहा गया था? ये 1890 में कहा गया था। 1891 में ही जर्नीड राउंड द वर्ल्ड फॉर 2 years। यानी 1891 में इन्होंने पूरे विश्व की यात्रा की। 2 साल में इन्होंने कौन कौन से देशों की यात्रा की? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड साउथ सी। तो ये भी यहीं से भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि उन्होंने कब की यात्रा? 2 साल की यात्रा के लिए, संसार में घूमने के लिए वर्ल्ड विजिट पर कब गए? 1891 में। और किन किन देशों में गए? तो हो सकता है आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, और चौथे ऑप्शन में और कोई जर्मनी वगैरह कुछ दे दे या इंडिया दे दे सपोज। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, और इसीलिए मैंने बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ही आपके लिए लाइनें लाई हूँ ढूंढकर। सारी बुक से 2-3 किताबों से निकाली हैं ये, ताकि आपको ये याद रहे। बिल्कुल आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएँ। 1895 में ही बिगैन एन अफेयर विद एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। 1895 में इनका अफेयर शुरू हो गया, प्रेम शुरू हो गया एडा पियर्सन कूपर से। और जो क्या थी? इनकी कजिन यानी चचेरे भाई की वाइफ थी, मेजर आर्थर गाल्सवर्दी की वाइफ थी। उनसे ही इन्हें अफेयर, प्यार हो गया, प्रेम हो गया। कब? 1895 में। लेकिन इन्होंने उससे शादी नहीं की। शादी की थी जब उसका डाइवोर्स हो गया था इनके कजिन से, मेजर आर्थर गाल्सवर्दी से। उसके बाद उन्होंने 1905 में उससे शादी की थी। 1905 में उन्होंने जब डाइवोर्स हुआ था, यानी 10 years लेटर आफ्टर हर डाइवोर्स, उसका जब डाइवोर्स हो गया था उसके बाद में इन्होंने 23 सितंबर को उससे 23 सितंबर 1905 को शादी की थी। किससे? एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर से। कौन थी वो? इनके कजिन की वाइफ थी वो। कजिन कौन थे? मेजर आर्थर गाल्सवर्दी। फिर नेक्स्ट टर्म आता है इनके जीवन का 1897। 1897 ही बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। कब की? 1897 में। और उनका पहला वर्क आया था कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, यानी छोटी कहानियों का एक ग्रुप आया था, कलेक्शन आया था जिस नाम से फ्रॉम द 4 winds। और ये पब्लिश हुआ था पेन नेम जॉन सिन नाम से। तो ये इसमें 2-3 क्वेश्चन है कि उन्होंने लिटरेरी कैरियर कब शुरू किया? 1897 में शुरू किया। किससे शुरू किया? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। क्या नाम था उसका? फ्रॉम द 4 winds। और किस नाम से किया था?
तो इन्होंने पेन नेम ले रखा था, सूडो नेम ले रखा था जॉन सेंट जॉन, उस नाम से इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। यानी जब स्टार्टिंग में इन्होंने राइटिंग शुरू की तो ये अपने नाम से नहीं लिखते थे, किस नाम से लिखते थे, जॉन सेंट जॉन नाम से लिखते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जॉन गाल्सवर्दी ने स्टार्टिंग जो की थी अपनी कैरियर की वो किस नाम से की थी, वो की थी जॉन सेंट जॉन नाम से की थी। कब की थी? 1897 में की थी। किस तरह से की थी? फ्रॉम द फोर वाइंड्स कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी से की थी। फिर उसके बाद में 1899 में हिज फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल, 1899 में इनका पहला पूरा नॉवेल आया जॉसलिन, जो हुआ था इनके पेन नेम जॉन सेंट जॉन नाम से ही पब्लिश हुआ था। 1899 में इनका पूछा जाएगा कि इनका फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल का क्या नाम था। जॉसलिन नाम था। किस नाम से पब्लिश हुआ? वो जॉन सेंट जॉन नाम से हुआ। और कब हुआ? 1899 से हुआ। मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं उठाया है जो आपके कहीं एग्जाम से नहीं आता हो या आपका टाइम वेस्ट हो। सारे पॉइंट वहीं से उठाए हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। या आप चाहें तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम से मैच कर सकते हैं कि इसी में से क्वेश्चन दिए रखे होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम 1904। 1904 में ही बेड गुड बाय टू हिज पेन नेम एंड स्टार्टेड राइटिंग अंडर हिज रियल नेम। 1904 में इन्होंने इन्होंने नाम लिया था जॉन सेंट जॉन, वो त्याग दिया और अपने वास्तविक नाम से ये लिखने लगे। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि इन्होंने अपने जॉन गाल्सवर्दी नाम से कब लिखना स्टार्ट किया? 1904 में लिखना स्टार्ट किया। या कब त्याग दिया पेन नेम को? तो वो भी 1904 में। अब ये पूछा जाता है कौन सा पहला वर्क उन्होंने अपने नाम से पब्लिश कराया था? तो द इज़लैंड फेरीज। द इज़लैंड फेरीज वाज हिज फर्स्ट वर्क। जो इज़लैंड फेरी था वो इनका पहला वर्क था जो इनके अपने नाम से जॉन गाल्सवर्दी नाम से पब्लिश हुआ था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि इनका कौन सा वर्क पहला वर्क इनके असली नाम से पब्लिश हुआ। तो वो क्या था? द इज़लैंड फेरीज। और इज़लैंड फेरीज को बाद में इन्होंने कन्वर्ट करके क्या लिखा था? पिजन लिखा था। फिर पढ़ते हैं वो हमें आगे टर्म में भी हम पढ़ेंगे उससे पिजन के बारे में डिटेल से। ही रिफ्यूज्ड, इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण तथ्य है या क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम का कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। 1917 फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज ऑफ प्रिंसिपल सेइंग दैट राइटिंग वाज इटसेल्फ इट्स ओन रिवार्ड। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। 3-4 क्वेश्चन ये हैं क्योंकि कहीं एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है और हम लोग उस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते और फटाक से टिक कर देते हैं 1918 में। देखो कि वो क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है। एक तो उन्होंने किस ईयर के लिए उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी? 1917 के लिए। और कब त्यागी थी? क्योंकि जब उन्हें दी गई थी ये 17 के लिए तो ये 1 जनवरी 1918 को दी जा रही थी ये प्राइम मिनिस्टर लियोलेड जॉर्ज द्वारा। तो इन्होंने उसे मना कर दिया था लेने से नाइटहुड की उपाधि के लिए। कहा था कि राइटिंग वाज इन इटसेल्फ इट्स ओन रिवार्ड, यानी क्या है लिखना ही क्या है अपने आप में ही अपना पुरस्कार है, ये कहकर इन्होंने मना कर दिया था। तो इसमें जो हमारे मोस्टली स्टूडेंट होते हैं फ्रेंड होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जब एग्जाम में 1917 भी दे रखा होता है तो 1918 भी दे रखा होता है, वहाँ क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। वो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हेन डिड जॉन गाल्सवर्दी रिफ्यूज नाइटहुड, यानी कब नाइटहुड के लिए मना करा? तो वो 1918 में। यानी फ्रॉम ईयर, किस ईयर के लिए मना करा? तो वहाँ पर 1917 के लिए मना किया। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़कर आप टिक करेंगे। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि के लिए 1917 के लिए जो उन्हें दी जा रही थी उसके लिए इन्होंने मना कर दिया था। क्या कहकर? कि राइटिंग वाज इज इटसेल्फ रिवार्ड।
द प्राइम मिनिस्टर वाज टू अनाउंस हिज नेम ऑन लास्ट जनवरी 2 1918। मैंने अभी बताया ना कि इन्होंने क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया था इनके नाम का वो किया था 1 जनवरी 1918 में। 2 मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। तो इन्होंने त्यागी भी कब थी, 1918 में थी। किस ईयर के लिए त्यागी थी, 1917 के लिए छोड़ी थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने इनका नाम अनाउंस कब किया था, 1 जनवरी 1918 को इनका नाम अनाउंस किया था। किसकी उपाधि के लिए, कौन सी उपाधि के लिए, नाइटहुड की उपाधि के लिए। फिर आता है नेक्स्ट इनके जीवन का पॉइंट, ही वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पेन 1921। इन्हें चुना गया था पहला प्रेसिडेंट ऑफ द पेन, एक संस्था है, 1921 में। तो ये भी क्वेश्चन है कि ही वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो कब वो इलेक्टेड चुने गए थे, 1921 में। He was an international body of poet, essayist, playwright और novelist। कौन कौन थे जॉन गाल्सवर्दी, ये लाइन एक बार पहले भी आई है और इसमें दोबारा से रिपीट हो रही है। तो वो क्या क्या थे, ही वाज अ पोएट थे, वो एसेइस्ट थे, प्लेराइट थे और नॉवलिस्ट थे। हमारे नॉवल भी लिखते थे, प्ले नाटक भी लिखते थे, ऐसे भी, और पोएट भी थे। He lived for the final 7 years of his life at Bury in West Sussex। तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 7 ईयर्स जो कहाँ व्यतीत किए थे, वेस्ट ससेक्स में व्यतीत किए थे, बिताए थे अपने जीवन के लास्ट अंतिम फाइनल 7 ईयर्स। He died from a brain tumor at his London home, ग्रोव लॉज हेम्पस्टेड। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किससे हुई थी, ब्रेन ट्यूमर के कारण इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ हुई थी, इनके लंदन के घर पर ग्रोव लॉज हेम्पस्टेड में हुई थी। इनकी डेथ ग्रोव लॉज हेम्पस्टेड में हुई थी, लंदन में। किसके कारण, ब्रेन ट्यूमर के कारण। कब हुई थी, 1933 में हुई थी। हिज नॉवल जो उनका नॉवल था, इजलैंड फेरीज, 1904 में। री अपीयर्ड एज अ प्ले द पिजन, 1912 में। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर आगे ये टर्म मैं बोल भी रही थी आने वाला है। तो इसमें उनका जो नॉवल था इजलैंड फेरीज, जो 1904 में आया था और उनके रियल नाम से आया था, जॉन गाल्सवर्दी के, वो एक प्ले के रूप में, द पिजन के रूप में 1912 में क्या हुआ था, दोबारा से रिपीट हुआ था। यानी पहले इजलैंड फेरीज क्या था, एक नॉवल था, और द पिजन के नाम से एक प्ले बनकर आया 1912 में। अब हम बात करते हैं मेजर वर्क ऑफ गाल्सवर्दी, यानी गाल्सवर्दी के बहुत इम्पोर्टेंट वर्क, जो उनके अर्ली वर्क थे, स्टार्टिंग के थे, और उनके सूडोनेम जॉन नाम से आए थे। यानी सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही शुरुआत करते हैं जॉन गाल्सवर्दी के वर्क की। तो 1897 में, जब मैं स्टार्टिंग में भी करा चुकी हूँ, ये फ्रॉम द 4 वाइंड्स कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज आया था। फ्रॉम द 4 वाइंड कब आया था, 1897 में आया था। और ये क्या था, ऑप्शन में दे देगा आपके, नॉवेल, प्ले, ऐसे या शॉर्ट स्टोरीज। तो ये क्या था, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी था। 1901 में आया था ए मैन ऑफ डेवन। ये क्या था, ये एक नॉवल था। मैं पहले स्टार्टिंग में वो वर्क आपको देख रही हूँ जो उनके सूडोनेम्स जॉन नाम से आए थे। तो ये मैन ऑफ डेवन क्या था, एक नॉवल था, और ये जॉन नाम से पब्लिश हुआ था। अगला इनका वर्क आता है 1901 में ही, ए नाइट भी क्या है, एक नॉवल है। ए नाइट भी क्या है, एक नॉवल है। और 1901 में ही दूसरा वर्क आया था, द साइंस। ये क्या है, एक फिक्सन है। द साइंस कब आया था, 1901 में आया था। जेनर क्या है इसका, फिक्सन है एक।
1901 में ही इनका आया था साल्वेशन ऑफ फोर्साइट। ये भी क्या है, नॉवेल है, साल्वेशन ऑफ फोर्साइट। फिर इनका नॉवेल आया था 1899 में। अब इनके नॉवेल आएंगे ये जॉसलिन, जो फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल था। कब आया था, 1899 में आया था। किस नेम से आया था, जॉसलिन से आया था। 1900 में इनका आया था बेल्ला रूबियन। बेल्ला रूबियन का जनर क्या था, नॉवेल था। ये भी मोस्टली जो आपको गर्ल्स वर्दी के प्ले हैं वह आपको याद रखना है कि प्ले कौन सा है और नॉवेल कौन सा है। वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इनमें से एक प्ले गर्ल्स वर्दी का नहीं है, तो वो आपको 3 प्ले देगा और एक नॉवेल दे देगा। चारों ही वर्ग गर्ल्स वर्दी के हो जाएंगे। अब आप वहाँ यदि आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं समझा होगा, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो चारों भाई गर्ल्स वर्दी के ही हैं। अब इसमें आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये नॉवेल है या प्ले है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं। तो आप इन्हें ध्यान रखना है। मैंने नॉवेल और प्ले की जो सीरीज ली है वो अलग अलग ली है। तो 1904 में द इजलैंड फेरीज आया था इनके अपने नाम से। क्या नाम था इनका, जॉन गाल्सवर्दी था, इजलैंड फेरीज। और ये भी क्या था, इजलैंड फेरीज एक नॉवेल था। मैं पहले नॉवेल की ही चर्चा कर रही हूँ। 1907 में आया था कंट्री हाउस। 1907 में क्या आया था, कंट्री हाउस आया था। और 1909 में आया था फ्रेटर्निटी। 1909 में क्या आया था, फ्रेटर्निटी आया था। 1911 में इनका नॉवेल आया था द पैट्रिशियन। 1911 में कौन सा नॉवेल आया था, द पैट्रिशियन। 1913 में आया था डार्क फ्लावर। डार्क फ्लावर एक लव नॉवेल था। ये जो कब आया था, 1913 में आया था। गाल्सवर्दी के नॉवल और प्ले की मोस्टली डेट भी पूछी जाती है एग्जाम में, क्योंकि इनके जो सिलेबस है वो ज़्यादा नहीं है, वर्क इनके ज़्यादा नहीं है, और इनका है भी कम सिलेबस शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ के मुकाबले। तो यहाँ से इनके वर्क की पब्लिश डेट भी पूछ लेता है। तो 1913 में डार्क फ्लावर आया था, जो कि एक लव नॉवेल है। 1915 में आया फ्रीलैंड्स। ये भी क्या है, एक नॉवेल है, फ्रीलैंड्स। 1917 में आया था वेयॉन्ड। वेयॉन्ड भी क्या है, नॉवेल है एक, 1917 में आया था। 1919 में आया था सेंट प्रोग्रेस। सेंट्स प्रोग्रेस क्या है, नॉवेल है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नॉवेल थे जॉन्स गाल्सवर्दी के, और कुछ नॉवेल इनके ट्रायलॉजी के नाम से पब्लिश हुए हैं। तो इनकी जो पहली ट्रायलॉजी है वो है फोर्साइट सागा। फर्स्ट ट्रायलॉजी का नाम क्या है, 3 ट्रायलॉजी आई हैं इनकी। तो फर्स्ट ट्रायलॉजी में क्या है, क्या नाम है, फोर्साइट सागा है। 1922 में आई थी ये, और ये कंप्लीट हुई थी 1922 में। और ये क्या है, सीरीज ऑफ द 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स पब्लिश बिटवीन 1906 टू 1921। ये एक क्रम है नॉवेलों का जिसमें 3 नॉवेल इंक्लूड हैं। ट्रायलॉजी में क्या होगा, 3 वर्क इंक्लूड होते हैं। इनकी जो फोर्साइट सागा है, जो पहली सीरीज है नॉवेल्स की ट्रायलॉजी की, फोर्साइट सागा नाम से पब्लिश हुई थी ट्रायलॉजी। तो इसमें 3 नॉवेल हैं और 2 इंटरल्यूड हैं, जो कब पब्लिश हुई थी, 1906 से 21 के बीच में हुई थी। तो आप जरा बहुत ध्यान से इसे पढ़ देखेंगे कि कौन सा नॉवेल है या कौन सा इंटरल्यूड है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। इसमें पूछ लेगा, आपको 2 नॉवेल दे देगा और 1 इंटरल्यूड दे देगा, 1 नन ऑफ दिस लिख देगा। तो अगर आपको नहीं समझा होगा आपने कि कौन सा नॉवेल है और कौन सा इंटरल्यूड है, तो आप एग्जाम में कैसे क्रैक कर पाएंगे। तो बड़े बहुत ध्यान से आप इन्हें समझेंगे, और आप चाहें तो इन्हें साथ साथ अपने नोट भी बना सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर या इसका स्क्रीनशॉट लेकर। इट इज़ हिज मास्टरपीस। ये इनका क्या था, एक मास्टरपीस था, यानी बहुत अच्छा वर्क था, और इसी वर्क के माध्यम से ये ने प्रसिद्धि मिली थी, फेमस हुए थे ये। तो इनमें इनका पहला वर्क था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी।
द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये क्या है, नॉवेल है, क्योंकि मैंने नॉवेल के सामने नॉवेल नहीं लिखा है लेकिन इंटरल्यूड को शो कर दिया है कि ये इंटरल्यूड है। जो कब आया था मैन ऑफ प्रॉपर्टी, 1906 में आया था। 1918 में आया था इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट। इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट क्या है, एक इंटरल्यूड है। इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट क्या है, इंटरल्यूड है। कब आया था, 1918 में आया था। 1920 में आया था इन चांसरी। इन चांसरी एक नॉवेल है, इन चांसरी नॉवेल है। और 1920 में ही आई थी एक दूसरी इंटरल्यूड, अवेकनिंग। 1920 में ही दूसरी इंटरल्यूड आई थी, अवेकनिंग। यानी दो इंटरल्यूड आई थी, तो पहले इंटरल्यूड की थी इंडियन समर ऑफ फोर्साइट और दूसरी थी अवेकनिंग। और इस ट्रायोलॉजी का, द फोर्साइट सागा का, जो 1922 में कंप्लीट हुई थी, उसका लास्ट नॉवेल था टू लेट, जो कब आया था, 1921 में आया था। तो हम ये ट्रायोलॉजी और इसमें आने वाले वर्कों को बहुत ध्यान से रखेंगे, क्योंकि हमें ट्रायोलॉजी और इंटरल्यूड अलग अलग से अपने माइंड में सेट करनी होती हैं। इनकी दूसरी सेकंड ट्रायोलॉजी आई थी अ मॉडर्न कॉमेडी, रिटन इन 1928। इनकी जो सेकंड ट्रायोलॉजी आई थी, ये सारी ट्रायोलॉजी एक परिवार है फोर्साइट सागा का, सॉम्स है, जून है उसमें, फोर्साइट, तो उनके सारे परिवार के 3 वंशों की, 3 पीढ़ियों की उसमें कहानी दे रखी है और ये तीनों ट्रायोलॉजी में दी गई है। तो इनकी सेकंड ट्रायोलॉजी आई थी मॉडर्न कॉमेडी, रिटन इन 1924 से 1928 में। इसमें भी क्या है, इसमें भी इनकी 2 इंटरल्यूड हैं और 3 नॉवेल हैं। तो पहला है वाइट मंकी। वाइट मंकी क्या है, एक नॉवेल है। सेकंड है इनका अ साइलेंट वूइंग। अ साइलेंट वूइंग क्या है, एक इंटरल्यूड है। अ साइलेंट वूइंग क्या है, एक इंटरल्यूड है। तीसरा द सिल्वर स्पून। द सिल्वर स्पून क्या है, नॉवेल है। द सिल्वर स्पून नॉवेल है सेकंड ट्रायोलॉजी का। सेकंड ट्रायोलॉजी का नाम क्या है, अ मॉडर्न कॉमेडी। मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एक ही वीडियो आप एक बार देखो पूरी वीडियो और आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाए। चौथा वर्क है इनका पैसर्स बाई। पैसर्स बाई क्या है, एक इंटरल्यूड है। किसकी है ये, मॉडर्न कॉमेडी, सेकंड ट्रायोलॉजी की। और इनका सेकंड ट्रायोलॉजी का लास्ट नॉवेल है, वर्क है स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग क्या है, एक नॉवेल है। और ये 3 नॉवेल और 2 इंटरल्यूड ये पब्लिश हुई थी, आई थी 1924 से 1928 तक के बीच में। इसके बाद इनकी थर्ड ट्रायोलॉजी आती है एंड ऑफ चैप्टर। इस तीसरी ट्रायोलॉजी का नाम क्या है, एंड ऑफ चैप्टर। क्वेश्चन पता है किस तरह बनता है, क्वेश्चन में आपको क्या देगा, विच इज़ नॉट द जॉन्स गाल्सवर्दी ट्रायोलॉजी, तो उसमें आपको दे देगा मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मॉडर्न कॉमेडी, एंड ऑफ चैप्टर। अब वहाँ पर आपको इस ट्रायोलॉजी का नाम जो हमारे द फोर्साइट सागा है नहीं मिलेगा, उसकी जगह क्या देगा, मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और स्टूडेंट कंफ्यूज होकर उसी को टिक कर देते हैं और वहाँ पर उनका नंबर कट जाता है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप ट्रायोलॉजी और उसके जो नॉवेल इंटरल्यूड उन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। और सपोज आपको, आई होप कि आपको इसी वीडियो में ये सारा कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसे वीडियो के एंड तक देखेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। फिर इनकी तीसरी ट्रायोलॉजी का पहला वर्क आता है, इसमें इन्होंने इंटरल्यूड नहीं ली थी। अब पूछ भी सकता है कि कौन सी ट्रायोलॉजी ऐसी थी जिसमें जॉन गाल्सवर्दी ने एक भी इंटरल्यूड का यूज नहीं किया था। तो ये थर्ड ट्रायोलॉजी है जिसका नाम एंड ऑफ चैप्टर है। उसमें जॉन गाल्सवर्दी ने एक भी इंटरल्यूड नहीं ली थी, तीनों नॉवेल थे। तो इसका पहला नॉवेल है मेड इन वेटिंग। पहला नॉवेल कौन सा है, मेड इन वेटिंग। दूसरा नॉवेल है इनका फ्लावरिंग विल्डरनेस। दूसरा नॉवेल क्या है, फ्लावरिंग विल्डरनेस। और इसी का तीसरा नॉवेल है ओवर द रिवर। और ये वन मोर रिवर भी कहीं कहीं आ जाता है, यानी इसका दूसरा नाम है ओवर द रिवर या वन मोर रिवर। थर्ड कितनी ट्रायोलॉजी आई थी जॉन गाल्सवर्दी की, 3 आई थी। और लास्ट सबसे अंतिम तीसरी ट्रायोलॉजी कौन थी, एंड ऑफ चैप्टर, जिसमें एक भी इंटरल्यूड नहीं था, 3 नॉवल थे। तो मेड ने फूल तोड़ा रिवर में जाकर। आप इस तरह से इसी कुछ ट्रिक बनाकर भी इसे याद कर सकते हो अगर आपको तीनों नॉवल के नाम नहीं याद हो तो।
अगर हमें सेकंड ट्रायोलॉजी इसकी याद करनी है तो जैसे वाइट सफ़ेद साइलेंट, सफ़ेद मंकी साइलेंट होकर सिल्वर स्पून ले आया यात्रियों से। तो इस तरह से हम कुछ ट्रिक अपने दिमाग में बना लें, और मोस्टली हम जो अपनी ट्रिक बनाते हैं ना वो हमें याद रहती है, किसी दूसरे की बनाई हुई ट्रिक हम उसे भूल जाते हैं। और जब बहुत सारी ट्रिकें इकट्ठी हो जाती हैं ना, तो सपोज करो वो आपका पूरा चैप्टर ही बन जाता है। तो आप चैप्टर अच्छा से याद करने की ट्रिकों के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि चैप्टर को डीपली पढ़ें और अपने माइंड में बिठा लें उसे। अपनी ट्रिक खुद बनाएं तो वो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो हमने खुद बनाया है ना। जब हम खाना खुद बनाते हैं तो वो हमें अच्छा भी लगता है और हम पता भी हो जाता है कि हम किस तरह बनाते हैं। तो इसमें ये दोज थ्री ट्रायलॉजी आर द कलेक्टिव टाइटल ऑफ द फोरसाइट क्रॉनिकल्स। और ये तीनों ट्रायलॉजी में जितने भी नॉवल और इंटरल्यूड हैं, इनका एक टाइटल बना है। क्या बना? द फोरसाइट क्रॉनिकल्स। इनका पूरा टाइटल इन्हें क्या नाम दिया गया है? फोरसाइट क्रॉनिकल्स। फिर आता है 1994। 1994 में सुलेखा डाउसन रोट अ सीक्वल ऑफ द फोरसाइट कार्ड। उन्होंने कहा है द फोरसाइट द सागा कॉन्टिन्यूस, यानी इन्होंने इसी के समान सुलेखा डाउसन ने दूसरा वर्क लिखा है सीक्वल फोरसाइट के, और उसे बोला है द फोरसाइट्स द सागा कॉन्टिन्यूस, यानी फोरसाइट की जो फैमिली है वो लगातार उन्होंने आगे चलाई है। इस तरह से कुछ उन्होंने वर्क लिखा है। किसने लिखा है? सुलेखा डाउसन ने लिखा है। कब लिखा? 1994 में लिखा। अब हमने अपने नॉवेल कंप्लीट कर लिए और हम किसकी बात करेंगे? प्ले। जॉन गाल्सवर्दी के प्ले किस डेट में आए थे और प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर थे और उनमें क्या क्या लाइनें बोली गई थी, कौन सी लाइनें गाल्सवर्दी ने बोली थी या उनके जो प्ले में कैरेक्टर थे उन्होंने बोली थी। तो ये सब समझने के लिए आप बिल्कुल वीडियो पे बने रहें और एंड तक इसे देखें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अब हम प्ले की सीरीज़ में जो गाल्सवर्दी के प्ले थे, उनका पहला प्ले था द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स कब आया था? 1906 में आया था। अच्छा, तो आप कमेंट बॉक्स में, आप वीडियो इतनी देख चुके हैं, लगातार देख रहे हैं, तो ज़रा मुझे ये बताइए कि उन्होंने अपने नाम से लिखना कब शुरू करा था और किस वर्क के साथ किया था। सिल्वर बॉक्स 1906 में आया था और उनका पहला प्ले था। इसकी थीम थी लॉ एंड जस्टिस। क्या थी? लॉ एंड जस्टिस, यानी कानून और न्याय। इसकी थीम थी किसकी? सिल्वर बॉक्स की। और क्या है ये? इट इज़ ए कॉमेडी इन 3 एक्ट्स। ये 3 एक्ट्स की क्या है? एक कॉमेडी है और ये प्रॉब्लम प्ले भी है, जिसकी थीम क्या है? लॉ एंड जस्टिस। अगर इसी कैरेक्टर की बात की जाए जिसके पर बेस है ये कहानी सिल्वर बॉक्स की, तो पहले मैं आपको कैरेक्टर बताती हूँ, फिर इसकी शॉर्ट में समरी भी समझा दूंगी। तो इसमें सेंट्रल कैरेक्टर है हमारे, पहले कैरेक्टर है हमारा जैक बार्थविक। जैक बार्थविक कौन है? सन ऑफ अ वेल्थी लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के जो मेंबर हैं, वेल्दी अमीर हैं, उनका बेटा है। कौन? जैक बार्थविक। दूसरा इसका कैरेक्टर है मिस्टर जिम जॉन्स। मिस्टर जिम जॉन्स और जैक बार्थविक दोनों ने एक ही क्राइम किया है, यानी सिल्वर बॉक्स चुराया है। जैक बार्थविक ने सिल्वर बॉक्स किसी लेडी के पर्स में से चुराया, और जिम जॉन्स हैं वो वही जो सिल्वर बॉक्स यानी सिगरेट का एक सिल्वर बॉक्स कहाँ से चुराया? जैक बार्थविक के घर से चुराया, यानी जब वो दारू पी कर लेटा हुआ था। तो उस टाइम अब जिम जॉन्स गरीब था और जैक बार्थविक अमीर था, तो जैक को न्यायालय यानी कोर्ट भी नहीं जाना पड़ा और उसे सज़ा भी नहीं होती। सज़ा किसको होती है? जिम जॉन्स को होती है। यही इसमें दर्शाया गया है कि एक रिच और पुअर में कितना डिफरेंस है उसको दिए जाने वाले न्याय में भी।
यानी जब जैक वार्थाविक ने ये चोरी की थी तो उसे बता दिया कि उसने नशे की हालत में ऐसा कुछ कर दिया होगा, लेकिन उसी गलती के लिए जिम जॉन्स को क्या मिली थी, पनिश मिली थी, सजा मिली थी। आगे इससे कैरेक्टर आते हैं। ये अनएम्प्लॉयड लोफर था, मतलब इसमें कोई काम नहीं करता था, ये बेकार था बिल्कुल। इसकी वाइफ थी मिसेस जॉन्स। ये मिसेस जॉन्स जिम जॉन्स की वाइफ थी और ये काम करती थी जो है किसी घर वार्थाविक्स के, जैक वार्थाविक के घर काम करती थी, 4 वुमेन का, यानी झाड़ू पोछा करने वाला का काम करती थी ये। तो इसी वजह से क्या था, जिम भी इनके घर जाया करता था इसी के सहारे से, और ये वार्थाविक के घर काम करती थी, जबकि जिम कोई भी काम नहीं करता था। फिर ऐसा था स्नो। स्नो कौन है, एक डिटेक्टिव है, यानी वो सारी इसकी क्या करता है, तहकीकात करता है। और रॉपर क्या है, वार्थाविक्स लॉयर है, ये वार्थाविक का वकील है। ये स्नो और रॉपर दोनों ही कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये एग्जाम में गाल्सवर्दी के एग्जाम में मोस्टली ये कैरेक्टर देकर भी पूछ ले जाता है कि ये किस प्ले का कैरेक्टर है। तो हमें इसमें मोस्टली 5 कैरेक्टर हैं, जैक वार्थाविक, जिम जॉन्स, मिस्टर जॉन्स, स्नो और रॉपर। ये हमें उंगलियों पर याद हो जाने चाहिए, किसके, सिल्वर बॉक्स के प्ले के कैरेक्टर। दूसरा इनका प्ले आता है जॉय। जॉय आया था 1907 में। जॉय कब आया था, 1907 में आया था, और इसमें है इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ फैमिली लाइफ, यानी पारिवारिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं उससे संबंधित है ये क्या, जॉय, जो कब आया था, 1907 में आया था। इट पीप्स इनटू द ईगोटिज्म ऑफ द ह्यूमन नेचर, यानी इसमें क्या है, जो मनुष्य का स्वभाव है और उसमें जो अहंकारिता की भावना होती है उसको दिखाया गया है जॉय में। इसमें कैरेक्टर काफ़ी सारे हैं जो आपको याद करने पड़ सकते हैं। स्टोरी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी नहीं है, लेकिन कभी कभार कैरेक्टर से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें जॉय में है कॉलोनल होप, पहला कैरेक्टर है कॉलोनल होप, जो क्या है, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। कौन, कॉलोनल होप। दूसरा इसका कैरेक्टर है मिसेस होप। मिसेस होप क्या है, वाइफ ऑफ होप कॉलोनल, ये कॉलोनल की पत्नी है, कौन, मिसेस होप। तीसरा कैरेक्टर है इसका लेटी। लेटी क्या है, डॉटर ऑफ होप। ये जो रिटायर है आर्मी ऑफिसर, इसकी लड़की कौन है, लेटी है। अर्नेस्ट ब्लंट। अर्नेस्ट ब्लंट क्या है, ये हस्बैंड ऑफ लेटी है। अर्नेस्ट ब्लंट कौन है, हस्बैंड ऑफ लेटी है। फिर नेक्स्ट आता है डिक मार्टन। डिक मार्टन कौन है, लवर ऑफ जॉय। जॉय का लवर कौन है, डिक मार्टन। रोज। रोज एक मेड सर्वेंट है इनके यहाँ, जो मतलब सेविका है, खाना वाना जो बनाती है लेडी, वो कौन, क्या नाम है उसका, रोज है। मिसेस गाउन। मिसेस गाउन क्या है, मदर ऑफ जॉय, ये जॉय की क्या है, माँ है, कौन, मिसेस गाउन। और मिस बीच पेची इज इन ओल्ड गवर्नेंस है ये, मिस बेची। इसमें और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैरेक्टरों का नाम हमें याद रखना है। और जॉय कब आया था, ये 1907 में आया था। ये नॉवेल है या प्ले है, इसका डिफरेंस हमें याद रखना है। जॉय क्या है, ये प्ले है। फिर नेक्स्ट आता है द कंट्री हाउस। द कंट्री हाउस भी कब आया था, 1907 में आया था द कंट्री हाउस। फिर इनका बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्ले आता है स्ट्राइप। स्ट्राइप से एक ना एक क्वेश्चन, जो 1909 में आया था इनका प्ले स्ट्राइप, और स्ट्राइप का मतलब होता है स्ट्राइक। इस प्ले से एक क्वेश्चन, 1 से 2 और 2 से 3 भी क्वेश्चन इस प्ले से बनते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर के पहले सालों के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तब आपको पता लगेगा इस प्ले, ये प्ले बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कैरेक्टर भी, थीम भी इसकी, और इसकी स्टोरी भी। तो ये क्या है, 3 एक्ट प्ले है, 3 एक्ट का प्ले है स्ट्राइप। कब आया था, 1909 में आया था। इट
shows the traditional conflict between the capitalist and the working class. ये दिखाता है एक पारंपरिक विरोध, कन्फ्लिक्ट यानी मतभेद, किसके बीच में? एक कैपिटलिस्ट यानी जिसकी कंपनी होती है और वर्किंग क्लास यानी मजदूर यूनियन के बीच में जो भी विवाद होता है उसे ये दिखाता है। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, 20वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण हो रहा था, बहुत फैक्ट्रियां लगाई जा रही थी और फैक्ट्रियों के मालिक और जो कर्मचारी करते थे उनके बीच जो मतभेद होते थे उसे इसमें दिखाया गया है, इस प्ले में, स्ट्राइक में। इसकी थीम है लेबर एंड कैपिटल कन्फ्लिक्ट्स, यानी एक मजदूर और जो कंपनियों के, फैक्ट्रियों के मालिक होते थे उनके बीच जो मतभेद है वही क्या है, इसकी थीम है। उसके मतभेद का हानि किस तरह से उठानी पड़ती थी लेबर को, ये सब इसमें दिखाया गया है। इसमें मेन कैरेक्टर हैं डेविड रॉबर्ट्स। डेविड रॉबर्ट्स कौन है? लीडर ऑफ द मेंस कमेटी, यानी जो मजदूर यूनियन थी उसका लीडर, नेता कौन था? डेविड रॉबर्ट्स। डेविड, बहुत याद कर लेंगे हम इन कैरेक्टर को। फिर है जॉन एंथनी। जॉन एंथनी है चेयरमैन ऑफ कंपनी ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स, यानी उस कंपनी का नाम भी याद रख लेंगे हम, क्या नाम है? ट्रिनार्था टिन प्लेट। और उसका चेयरमैन कौन है? जॉन एंथनी है कंपनी का, जिसमें डेविड रॉबर्ट्स काम करता है और मजदूर यूनियन का क्या है? नेता है। फिर इसका तीसरा कैरेक्टर आता है साइमन हार्नेस। ये रिप्रेजेंट द ट्रेड यूनियन, यानी ये मध्यस्थ है, बीच बचाव कराने वाला है, किसके? मजदूरों के और कंपनी के बीच में, साइमन हार्नेस। फिर है एनिड अंडरवुड। ये डॉटर ऑफ जॉन एंथनी, यानी जो कंपनी का चेयरमैन है, अध्यक्ष है, उसकी लड़की है, क्या नाम है इसका? एनिड अंडरवुड। नेक्स्ट है इसमें एडगर एंथनी, हस्बैंड ऑफ एनिड, यानी ये जो इस कंपनी का मालिक है जॉन एंथनी, उसका दामाद है, उसकी बेटी का, एनिड का हस्बैंड है एडगर एंथनी, और ये भी इसी फैक्ट्री में काम करता है। फिर नेक्स्ट आता है एनी। ये इसमें मिसप्रिंट हो गया, बी की जगह डबल एन आता है, ये एनी, वाइफ ऑफ रॉबर्ट्स। ये जो रॉबर्ट्स मजदूर यूनियन का नेता है, इसकी पत्नी है एनी, जो प्ले के लास्ट में मर जाती है बीमारी के कारण, दवाई के लिए पैसे ना होने के कारण, क्योंकि कंपनी ने क्या कर दी थी? हड़ताल कर दी थी मजदूरों ने, जिसके कारण मजदूरों को पेमेंट नहीं मिल रहा था, और उस पेमेंट के अभाव में जब उसे दवाई नहीं मिलती है तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है, और इस मृत्यु के बाद में कंपनी के यूनियन से रॉबर्ट को भी हटा दिया जाता है, और जो जॉन एंथनी है उसे भी चेयरमैन पद से हटा दिया जाता है, और बाकी के जो 20 के लोग होते हैं वो आपस में सुलह कर लेते हैं। तो इसमें दिखाया गया है, कंडीशन दिखाई गई है, प्रॉब्लम बताई गई है कि इस विवाद से जान तक जा सकती है किसी की। फिर दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्ले आता है जॉन गाल्सवर्दी का जस्टिस। जस्टिस आया था 1910 में, और इसकी थीम जो थी वो लीगल जस्टिस एंड इम्प्रिजनमेंट, यानी ये वास्तविक न्याय यानी कानूनी न्याय, और क्या थी इसकी? इम्प्रिजनमेंट, यानी जेल से निकलने के बाद व्यक्ति का किस तरह से उसके साथ बिहेव होता है समाज में, तत्कालीन समाज में, जॉन गाल्सवर्दी के समय के समाज में, वो इसमें दर्शाया गया है जस्टिस में, और किस तरह से न्याय की जो मानदंड है उन्हें बदल दिया गया है। इट ऑफर्स अ क्रिटिसिज्म ऑफ द एग्जिस्टिंग लीगल इंस्टीट्यूशन। ये एक क्या है? आलोचना की गई है जो लीगल इंस्टीट्यूशन है, यानी न्याय है, कोर्ट हैं, उनके विरुद्ध क्या है? ये एक आलोचना की गई है इस प्ले में, जस्टिस में। यानी नाम तो इसे जस्टिस दिया गया है, लेकिन इसमें जस्टिस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, न्याय कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से इसे क्रिटिसिज्म कहा गया है इसे। It clearly reveals the role of the social forces in making man a criminal and disreputable. इसमें साफ साफ बताया गया है कि किस तरह से समाज का दबाव व्यक्ति को क्रिमिनल यानी अपराध करने पर मजबूर कर देता है,
उसे डिसरेप्यूटेबल बना देता है, यानी वो अपराध करने के लिए बहुत मजबूर हो जाता है, असहाय हो जाता है समाज के दबावों के कारण, समाज के रीति रिवाजों के कारण। यानी समाज बहुत कहीं हद तक जिम्मेदार है व्यक्ति को क्रिमिनल बनाने में, ये इसमें दिखाया गया है जस्टिस में। इसके मेन कैरेक्टर हैं विलियम फाल्डर। पहला कैरेक्टर है इसका विलियम फाल्डर। ये कौन है? ये यूथ ऑफ 23 इज ए जूनियर क्लर्क। ये जवान व्यक्ति है और क्या है? जूनियर क्लर्क है, 23 साल का यूथ है ये। कौन? विलियम फाल्डर। दूसरा है इसमें रुथ हनीबल। रुथ हनीबल क्या है? बिलव्ड ऑफ विलियम फाल्डर। ये विलियम फाल्डर की बिलव्ड है और एक मैरिड वुमेन है। मैरिड वुमेन है, इसका हस्बैंड इसे बहुत टॉर्चर करता है और ये किससे? 23 साल के विलियम फाल्डर से लव करने लगता है। इसकी असहनीय स्थिति देखे कि इसका हस्बैंड इसे कितना मारता है, कितना परेशान करता है। वो सोचता है कि मैं इसे किस तरह से उसके दुखों से मुक्ति दिलाऊं। इसकी वजह से वो एक फोर्जरी करता है, जिस काम में वो कर रहा है वहीं पर वो धोखाधड़ी करता है और इसमें उसकी धोखाधड़ी पकड़ी भी जाती है और जिसके कारण उसे सजा होती है। ये इसकी थीम है। तो इसमें तीसरा कैरेक्टर आता है रॉबर्ट कुक्सन। ये रॉबर्ट कुक्सन क्या है? सीनियर क्लर्क है, यानी ये विलियम फाल्डर के ऊपर है क्लर्क। वाल्टर हाउ, सन ऑफ जेम्स हाउ। जो उस कंपनी का मालिक है जेम्स हाउ, उसका बेटा है वाल्टर हाउ। जेम्स हाउ मास्टर ऑफ हाउ एंड सन्स सॉलिसिटर्स। जो कंपनी है उसका क्या है? मालिक है और कंपनी का नाम क्या है? हाउ एंड सन्स सॉलिसिटर्स। 6 आता है स्वीडे। स्वीडे एक ऑफिस बॉय है जो ऑफिस में काम करता है। क्या नाम है उसका? स्वीडे है। इसका जो कैरेक्टर है बहुत ध्यान से आपको याद रखने के लिए कैरेक्टर पूछे जाते हैं जॉन गाल्सवर्दी के। 7 इसका कैरेक्टर आता है विस्टर। विस्टर क्या है? एक डिटेक्टिव है। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि विस्टर कौन है और किस प्ले में है। और दूसरा हमारा सिल्वर बॉक्स में जो आता है डिटेक्टिव, वो क्या है? स्नो है। तो स्नो और विस्टर के बीच में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना। स्नो किस में? सिल्वर बॉक्स में है और विस्टर है जस्टिस में। काउले कैशियर है जो इसे बैंक से पैसे निकाल कर देता है, बैंक में रहता है काउल से। मिस्टर फ्लेट क्या है? जज है। जज का नाम भी पूछता है, फ्लेट कौन है? इस प्ले से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके कैरेक्टर से आते हैं और स्ट्राइप से जो क्वेश्चन आते हैं वो उसकी फेमस लाइनों से आते हैं कि वो लाइनें किस प्ले की और किसने बोली हैं। तो मैं लाइनें भी आपको कवर कराने वाली हूँ वीडियो के लास्ट में, अंत में। तो आप बने रहें बिल्कुल अंत तक, क्योंकि ज़्यादा बोर मत होना, लंबी वीडियो समझ गए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए ये वीडियो, आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए, खासकर टीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट मैरोल्ड क्लीवर। मैरोल्ड क्लीवर क्या है? मैरोल्ड नहीं है, ये हैरोल्ड क्लीवर है। ये क्या है? ओल्ड एडवोकेट, यानी ये सरकारी वकील है। कौन? हैरोल्ड क्लीवर। हेक्टर फ्रॉम, ये यंग एडवोकेट है, यानी जो हेक्टर फ्रॉम है वो वकालत करते हैं किसकी? फाल्डर की, जिसने जो है गवर्न किया है पैसे को। हालांकि उसने बाद में वो पैसे वापस कर दिए थे। तो उसके वकील कौन है? हैरोल्ड फ्रॉम है। और जो सरकारी वकील है वो कौन है? हैरोल्ड क्लीवर है। और जो उसके फाल्डर के वकील हैं वो कौन है? हेक्टर फ्रॉम है। फिर आता है कैप्टन डैंसन। कैप्टन डैंसन है वीसी या प्रिजन गवर्नर, ये प्रिजन जेल के गवर्नर है। कौन? कैप्टन डैंसन। एडवर्ड क्लीमेंट, ए प्रिजन डॉक्टर, ये प्रिजन के जेल के डॉक्टर हैं एडवर्ड क्लीमेंट। द रेव हग मिलर, ये प्रिजन चैपलैन है। रेव ह्यूज मिलर प्रिजन चैपलैन है। और मियोने, क्लिफ्टन और क्लेरी, ये 3 अपराधी हैं जिनके साथ फाल्डर को रहना पड़ता है और जिनके कारण, उस गड्ढों के कारण फाल्डर को भी उन्हीं की तरह की सज़ा दी जाती है जो उसने किया था किसी मजबूरी में, जबकि वो असली में अपराधी हैं। और इनका अगला प्ले आता है द पीजन। पीजन के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि ये इसलैंड फेरिस का नॉवेल का रिवीजन है, रिवाइज से वर्जन है प्ले के रूप में, जो कब आया था? 1912 में आया था।
पिजन की थीम है शेल्टर होम एंड शॉर्ट कमिंग इन द पुअर लव, यानी शेल्टर होम एक आश्रय वाला घर और शॉर्ट कमिंग्स यानी पुअर लॉ यानी गरीब मतलब खराब न्याय की वजह से जो परेशानी आती है, शॉर्ट कमिंग्स उससे बोला है, उसकी थीम क्या है, पिजन में है। इट टेक्स अ सोशल डेटरेशन इनटू फोकस, इसमें समाज की जो बुराइयां हैं उन पर फोकस किया गया है पिजन में। मेन कैरेक्टर आते हैं इसके क्रिस्टोफर वेलियन, ये कौन है, एक आर्टिस्ट है। क्रिस्टोफर वेलियन क्या है, एक आर्टिस्ट है। और एन कौन है, डॉटर है किसकी, क्रिस्टोफर की। एन कौन है, डॉटर है क्रिस्टोफर की। इसमें 3 पीपल और हैं, वो कौन है, 3 पीपल। पहली है मिसेस मीगन। मिसेस मीगन कौन है, फ्लावर सेलर है, ये फूल बेचती है मिसेस मीगन। कौन है ये, फ्लावर सेलर है, फूल बेचने वाली मिसेस मीगन। दूसरा कैरेक्टर है फेरेंड। फेरेंड है फ्रेंच इंटरप्रेटर। फेरेंड कौन है, फ्रेंच इंटरप्रेटर यानी फ्रांसी है। और टिम्सन, टिम्सन है एन ओल्ड कैब ड्राइवर। कौन है, टिम्सन एक ओल्ड कैब ड्राइवर है। इसके साथ साथ इस प्ले में 3 सोशल रिफॉर्मर्स हैं यानी समाज सुधारक हैं। कैनन बर्टली, कैनन बर्टली कौन है, एक क्लर्की है। क्लर्की जो चर्च वगैरह में जो रहते हैं उन्हें बोलते हैं, तो ये कौन है, कैनन बर्टली। प्रोफेसर कॉलवे, प्रोफेसर कॉलवे और हैं सर थॉमस हॉक्स्टन। सर थॉमस हॉक्स्टन कौन है, जस्टिस ऑफ पीस, यानी ये न्याय को क्या करते हैं, शांति को के लिए न्याय की मांग करते हैं, ये जस्टिस ऑफ पीस। पिजन इज द प्ले कन्वर्टेड आउट ऑफ गाल्सवर्दी नॉवल इसलैंड फेरीज। मोस्टली ये लाइन तो आपको याद ही होगी कि पिजन क्या है, कन्वर्ट किया गया था गाल्सवर्दी के नॉवल इसलैंड फेरीज को 1904 में, जो उनके वास्तविक नाम जॉन गाल्सवर्दी के नाम से आया था। इनका अगला प्ले आता है द एल्डेस्ट सन। एल्डेस्ट सन आया था 1912 में और थीम है इसकी एवल ऑफ इलिसिट लव, यानी एक अनैतिक प्यार का जो परिणाम भुगतना पड़ता है एल्डेस्ट सन को, वो इसकी थीम है। 1912 में आया था। जिस प्ले के बारे में मैंने फालतू कोई लाइन नहीं ली है, किसी के बारे में फालतू नहीं था, जहाँ से जिस प्ले से जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बस उसी को मैंने यहाँ पॉइंट वाइज नोट किया है। 8 आता है इनका फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव आया था 1913 में। प्ले है ये, इसकी थीम है इनफिडेलिटी इन वाइफ एंड हस्बैंड, यानी एक पति पत्नी के बीच जो अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो थीम है इसकी फ्यूजिटिव की। कब आया था, 1913 में आया था। इट डील्स विद अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ अनहैप्पी मैरिज, और जो एक अनहैप्पी यानी दुखी जो शादी होती है उसके एक आम समस्या के साथ इसे दर्शाया गया है, यानी उस समय की तत्कालीन फैमिली की, परिवारों की ये समस्या क्या बन गई थी, अनहैप्पी मैरिज आम बात हो गई थी, उसी को दर्शाया है जॉन गाल्सवर्दी ने अपने इस प्ले में। इसमें मेन कैरेक्टर है क्लेयर। क्लेयर है इसका जो प्रोटैगनिस्ट है या नायिका समझ लीजिए, वो कौन है, क्लेयर है। दूसरा इसका कैरेक्टर है जॉर्ज डेडमंड। जॉर्ज डेडमंड कौन है, हस्बैंड ऑफ क्लेयर है। ये क्लेयर का कौन है, हस्बैंड है। कौन, क्या नाम है, जॉर्ज डेडमंड। मेलाइस ट्विस्डन, ये मेलाइस ट्विस्डन है फ्रेंड ऑफ क्लेयर, यानी क्लेयर का दोस्त है। कौन, मेलाइस ट्विस्डन। और ये क्या है, ट्विस्डन एक क्या है, सॉलिसिटर है ट्विस्डन। ये ट्विस्डन इसमें नहीं है, मेलाइस है केवल। मेलाइस कौन है, फ्रेंड ऑफ क्लेयर है, और ट्विस्डन एक कौन है, सॉलिसिटर है। फिर है रेजिनाल्ड हटिंगटन, ये क्लेयर का भाई है। रेजिनाल्ड हटिंगटन कौन है, ये क्लेयर का भाई है। और हस्बैंड वाइफ में कुछ बनती नहीं है इसकी, क्लेयर की अपने हस्बैंड जॉर्ज डेडमंड से, और ये बाद में क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है क्लेयर। फिर इनका जॉन गाल्सवर्दी का प्ले आता है द मूव। द मूव आया था 1914 में। ये मेव नहीं है, मूव है, वो आएगा यहाँ पर, आप अपने जो नोट्स में सही कर लेना
क्या है? मोह 1914 में आया था। इट इज़ द प्ले विच पीप्स इनटू द लाइफ ऑफ आइडियल स्टीफन मोर हु अपोजेस द अनजस्ट वार। ये जो दिखाता है मोह, जो 1914 में आया था, 1914 में आया था, ये दिखाता है एक आदर्श जिनका नाम कहता है स्टीफन था, और वो विरोध में थे एक युद्ध के। तो ये उनकी लाइफ के बारे में दिखाता है कि उन्हें युद्ध के विरोध में होने पर भी उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और लास्ट में उनके साथ क्या होता है। तो ये यही सब दिखाता है, क्योंकि उन्हें एक सभा को संबोधित कर रहे थे ये जो है स्टीफन, और उस सभा के दौरान उन्हें उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लेकिन बाद में ये स्टेचू इज अ बुल्ट, उनकी एक मूर्ति बनवाई गई, स्टेचू बनवाया गया, जिस पर लिखवाया गया था फेथफुल टू हिज आइडियल आर द वर्ड्स विच वर इंस्क्राइब द स्टेचू। यानी उसके परिवार वालों के मना करने पर भी वो एक भीड़ को संबोधित करने के लिए गए जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई स्टीफन की। तो उसके बाद उनका एक स्टेचू बनवाया गया, मूर्ति बनवाई गई, उस पर ये शब्द लिखवाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि साइमन की स्टेचू पर क्या लिखा था, तो फेथफुल टू हिज आइडियल। फिर इनका अगला प्ले आता है ए बिट ऑफ लव। बिट ऑफ लव आया था 1914-15 में, और इसकी थीम थी एब्सोल्यूट फॉरगिवनेस, यानी क्षमा कर देना। क्या थी इसकी थीम? थी किसकी? ए बिट ऑफ लव की। कैरेक्टर है इसका माइकल स्ट्रेंजवे। माइकल स्ट्रेंजवे एक सेंटली क्लर्की है। माइकल स्ट्रेंजवे क्या है? एक संत है। और दूसरा कैरेक्टर है इसमें बीट्राइस। बीट्राइस कौन है? वाइफ ऑफ माइकल, माइकल की वाइफ है इसमें बीट्राइस। तो इससे क्वेश्चन से बस इसकी थीम या इसके कैरेक्टर ही आते हैं। बिट ऑफ लव से यह परफॉर्म कब हुआ था? ये कब आया था? 1914-15 में आया था। जॉन गाल्सवर्दी का अगला प्ले आता है द फाउंडेशन। द फाउंडेशन आया था 1917 में। कब आया था ये? 1917 में। मैंने कुछ भी एग्जाम बिल्कुल बेस्ट लाइनें नहीं लिखी हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में आता है जिस प्ले से डिटेल से पूछा जाता है उसी प्ले के बारे में डिटेल से बताया है, और बाकी जहाँ केवल प्ले का नाम या डिटेल केवल सन दे देता है तो वहाँ से मैंने उतना ही वर्क लिया है। 12 इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क आता है। तो जॉन गाल्सवर्दी का प्ले आता है द स्किन गेम। स्किन गेम कब आया था? 1920 में आया था। और स्किन गेम महत्वपूर्ण प्ले है क्योंकि इसकी थीम और इसके कैरेक्टर्स लाइनें सब आती हैं। स्किन गेम कब आया था? 1920 में आया था। और इसकी थीम है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग क्लास, यानी जो एरिस्टोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेसी यानी आदर्शवाद था, और जो मैन्युफैक्चरिंग क्लास थी यानी जो तरक्की कर रही थी उस क्लास के बीच में बहुत मतभेद था, इसके माध्यम से बताया गया है। इट प्रेजेंट्स द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द नोबल्स एंड द फास्ट राइजिंग मैन्युफैक्चरिंग क्लास ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। यानी अंग्रेजी समाज में, इंग्लैंड के समाज में जो जल्दी से उभरने वाली राइजिंग मैन्युफैक्चरिंग क्लास यानी बहुत अब अमीर होने वाले वर्ग और जो पुराना वर्ग था उनमें विवाद हो रहा था। यानी जो आदर्शवादी लोग थे, ज्यू जिसे बोलते हैं इंग्लैंड के निवासी, और नए जो ज्यू लोग थे जो अब तरक्की कर रहे थे, उनके बीच में विवाद हो रहा था। जो नए लोग आए थे दूसरे संप्रदाय के थे, उनके बीच विवाद था स्किन गेम में, इसीलिए इसे कहा गया है। इसके मेन कैरेक्टर हैं स्क्वायर हिलक्रेस्ट, जो इसका प्रोटैगनिस्ट है या जिसके बेस्ड कहानी है वो कौन है? स्क्वायर हिलक्रेस्ट। एमी, एमी वाइफ ऑफ हिलक्रेस्ट है। कौन है? एमी वाइफ ऑफ हिलक्रेस्ट है। और जिल, जिल है डॉटर ऑफ हिलक्रेस्ट। ये 3 परिवार हैं, मतलब 2 फैमिली हैं। एक तो हिलक्रेस्ट ये परिवार पुराना परिवार है जो वहाँ पर अवस्थित है, और एक नया दूसरा परिवार है हॉर्नब्लॉवर फैमिली।
जिसका नाम क्या, दूसरी फैमिली का हॉर्नब्लॉवर फैमिली है। इसमें हॉर्नब्लॉवर है, इसका जो मैन है फैमिली का, जैसे हिलक्रिस्ट था वहाँ पर, वैसे ही इसमें फैमिली में मैन कौन है, हॉर्नब्लॉवर है। उसकी वाइफ है क्लोय, मतलब क्लोय कौन है, डॉटर इन लॉ ऑफ हॉर्नब्लॉवर है, यानी हॉर्नब्लॉवर के लड़के की बहू है, उसकी पुत्र वधू है क्लोय। और डाउकर कौन है, डाउकर है हिलक्रिस्ट एजेंट, जो हिलक्रिस्ट का कौन है, एजेंट है डाउकर। और हॉर्नब्लॉवर फैमिली का कौन है, शत्रु है। तो इसमें जो है पुरानी फैमिली जो है इसमें वो कौन सी है, हॉर्नब्लॉवर फैमिली है। और नई फैमिली कौन सी है, स्क्वायर हिलक्रिस्ट की फैमिली है। तो इनके बीच में मतभेद है कि हिलक्रिस्ट जो है प्रॉपर्टी खरीद रहा है और हॉर्नब्लॉवर उससे कुछ चिढ़ सा रहा है, और उसे कुछ क्लॉय के बारे में कुछ ऐसी जानकारी उसे मिल जाती है हिलक्रिस्ट को, जिसे छुपाने के लिए हॉर्नब्लॉवर उससे कम दाम में अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है। यानी प्रॉपर्टी राइज हो रहा है, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के पीछे लोगों में क्या हो रहा है, मतभेद हो रहे हैं। इस गेम में दर्शाया है ये। फिर इनका अगला आता है प्ले विंडोज। विंडोज आया था 1922 में, जॉन गाल्सवर्दी का प्ले 1922 में आया था विंडोज। इट पीप्स इनटू द लाइफ ऑफ द अनफॉर्चुनेट फेथ। ये जो फेथ है इसकी जो प्रोटोगनिस्ट है, नायिका है, और इसका दुर्भाग्य भरा जीवन के बारे में ये कहानी है विंडोज, जो 1922 में आई थी। फेथ कौन है, फेथ इज अ गर्ल है, एक लड़की है प्रोटोगनिस्ट, हु बिकम्स द मदर ऑफ एन इलिजिमेटेड चाइल्ड व्हेन शी इज 18 ईयर्स ओल्ड। ये जो पूरी कहानी है विंडो की, ये फेथ के ऊपर ही घूमती है। एक ऐसी लड़की है जो शादी से पहले ही माँ बन गई थी जब वो 18 साल की थी, और इसने अपने 2-3 दिन के बच्चे को ही क्या कर दिया था, इन्फेंट चाइल्ड को, नवजात बच्चे को खुद मार दिया था, जिसके कारण ये जेल चली गई थी। जेल से छूटी तो ये किसी परिवार में आया के रूप में काम करने लगी वहाँ पर, और उस मैं भी ये क्या थी, पूरे तरह से एंजॉयमेंट कर रही थी लड़की है। तो इसी के जीवन के ऊपर ये पूरी कहानी है विंडो की। फिर इनका प्ले आता है अ फैमिली मैन। एक फैमिली मैन आया था 1921 में। कब आया था फैमिली मैन, 1921 में आया था। इट रिवील्स कॉन्फ्लिक्ट्स, और इसमें जो इसकी मेन थीम है वो है दीज कॉन्फ्लिक्ट कम फ्रॉम ओवर अथॉरिटी इन द फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ में के बारे में जो अथॉरिटी है, यानी किसको ऊपर रखा जाता है, किसको अथॉरिटी ज़्यादा दी जाती है, उसी के से इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मतभेद हुआ है, और इसी के बारे में ये स्टोरी है प्ले की। फैमिली मैन कब आई थी, 1921 में आई थी फैमिली मैन। नेक्स्ट इनका बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्ले आता है लॉयल्टीज। लॉयल्टीज आया था 1920 में। इसकी थीम है कॉन्फ्लिक्ट टू डिफरेंट एंड इम्प्रिजनमेंट, यानी मतभेद है अलग तरह के, और इम्प्रिजनमेंट यानी जेल में से छूटने के बारे में अलग एक क्या है, मतभेद हो रहा है इसमें लॉयल्टीज में। 1922 में आई थी ये। थीम इसकी है कॉन्फ्लिक्ट टू डिफरेंट एंड इम्प्रिजनमेंट। थीम ही आ जाती है, इम्प्लेजर थीम के बारे में पूछ लेता है तो इसकी थीम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट टू मतभेद है, डिफरेंट एंड इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजमेंट यानी जेल जाने के लिए, यानी जिन्होंने अपराध किया उनके बीच और दूसरे अलग लोगों के बीच जो मतभेद होता है वो किस तरह से दिखाया गया है, ये दिखाया है किसमें, लॉयल्टीज में। इसकी स्टोरी भी बहुत महत्वपूर्ण है और कैरेक्टर भी और थीम भी। It is based on the racial prejudice of the Christian against the Jews। ये जो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और जो ज्यूज है, यहूदी है, यानी बाहर जैसे जो पहुंची हैं, उनके बीच में जो रेशियल प्रीजुडिस है, कन्विंस है, यानी उनके साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है एक ही तरह के काम करने के ऊपर, तो वो इसमें दिखाया जाए कि क्रिश्चियन ज्यू से किस तरह का, यहूदियों से किस तरह का व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, यही दिखाया है इसमें लॉयल्टीज में। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एंटी सेमिटिज्म इन एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। इसमें दिखाया है किस तरह से समस्या उत्पन्न हो जाती है एक
एरिस्टोक्रेटिक समाज में, यानी जो पुराना विचारधाराओं से लगा हुआ समाज है उसमें। मेन कैरेक्टर आते हैं इसके इसका जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, वो कौन है? रोनाल्ड डेंसी है। और ये क्या है? एक क्रिश्चियन है, DSO इन क्रिश्चियन है ये। कौन? रोनाल्ड डेंसी। और ये आर्मी वगैरह में भी रह चुका है, ये एक सेनानी है। DSO है ना, क्रिश्चियन है ये की। दूसरी है मेबल डेंसी। मेबल डेंसी कौन है? वाइफ ऑफ रोनाल्ड। ये रोनाल्ड की पत्नी है, मेबल डेंसी वाइफ है ये। रोजमेरी। रोजमेरी कौन है? फिली है, एक घोड़ी है किसकी? रोनाल्ड की। रोनाल्ड की घोड़ी का नाम क्या है? रोजमेरी है। फर्डिनेंड डी लेविस, ये कौन है? एक जू है और फ्रेंड है रोनाल्ड को, जिसे ये फिली को 1000 पाउंड में बेच देता है, रोजमेरी को बेच देता है। ये कौन? फर्डिनेंड डी लेविस। फिर है मिस्टर चार्ल्स विंसर, ऑनर ऑफ मेल्टन कोर्ट। ये कौन है? मिस्टर चार्ल्स विंसर। ये मेल्टन कोर्ट यानी जो कोर्ट है, यानी न्यायालय है, उसके कौन है? ये ऑनर है। जॉर्ज मिस्टर चार्ल्स विंसर, ऑनर ऑफ मेल्टन कोर्ट, यानी एक जगह है ये मेल्टन कोर्ट, उसमें इन्हें दावत है किसकी? रोनाल्ड डेंसी की और मिस्टर चार्ल्स विंसर की। उसके कौन है? ये ऑनर है, यानी होस्ट है। पेओलिया है, ये बिलव्ड ऑफ रोनाल्ड। ये रोनाल्ड डेंसी की वाइफ कौन है? मेबल है। और ये कौन है? इसकी बिलव्ड है। तो यहाँ पर ये क्या कर होता है, इस कहानी की थोड़ी शॉर्ट में मैं आपको समरी बता देती हूँ कि ये जो रोनाल्ड डेंसी है, ये अपनी फिली यानी अपनी घोड़ी रोजमेरी को 1000 पाउंड में बेच देता है चार्ल्स विंसर को। लेकिन इसे बाद में पता चलता है कि चार्ल्स विंसर ने उसका फ़ायदा लेकर उसे किसी तीसरे पर्सन को बेच दिया है। तब इसे बड़ा दुख होता है, गुस्सा आता है इस पर। एक तो ये जीव है चार्ल्स विंसर, और वो कौन है? क्रिश्चियन है, रोनाल्ड। फिर उसे फ़ायदे से बेच दिया इसने। तो ये जहाँ एक दावत में जाते हैं, फीस्ट में जाते हैं मेल्टन कोर्ट में, वहाँ पर ये रोनाल्ड जो उसके जो पैसे उसने बेचे थे चार्ल्स विंसर को मिले थे 1000 रुपये एक्स्ट्रा, तो वो क्या होता है? चुरा लेता है ये रोनाल्ड। लेकिन वहाँ पर फिर इनकी तलाशी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि इसमें मेरे जो मेहमान आए हुए हैं चार्ल्स विंसर, उनका अपमान होगा। और ये पैसे लेकर वहाँ से आराम से, जब तलाशी नहीं होती तो चला जाता है। लेकिन बाद में जब और ये उल्टा केस कर देता है चार्ल्स विंसर पर कि इसने मेरे ऊपर आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया चोरी का। लेकिन समझाने बुझाने पर, क्योंकि पैसे इसी ने चुराए थे, आरोप झूठा नहीं था, जब केस की स्टडी होती है तो फिर क्या होता है? ये पकड़ लिया जाता है। और जब इसे ये 1000 पाउंड चुराता ही इसीलिए है, किसके लिए? पाओलिया के लिए, जिसकी बिलव्ड थी। इसका पाओलिया का फादर आ जाता है इसके पास इसे ब्लैकमेल करने के लिए कि भाई अगर तुमने नहीं बताया तो मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी पोल सब जगह खोल दूंगा। और फिर जब उसे पता चलता है कि मुझे पुलिस पकड़ने आती है रोनाल्ड को, तो ये अपने आप सुसाइड कर लेता है। तो ये इसकी थोड़ी सी शॉर्ट में, ब्रीफ में मैंने समरी आपको समझाई लॉयल्टीज़ की। आप कैरेक्टर याद रखेंगे और इसकी जो है थीम भी याद रख लेंगे। फिर आता है इसमें नेक्स्ट प्ले आता है द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट आया था 1924 में। इससे केवल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, केवल डेट पूछ लेता है। एस्केप आया था 1926 में। और एस्केप की जो थीम थी वो थी कंडीशन ऑफ द प्रिजनर आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम द जेल, यानी एक जेल में रहने वाले अपराधी की क्या स्थिति होती है जब वो जेल से बाहर निकलता है, छूटता है। तो यही बताया गया है इसमें एस्केप में, जो कब आया था? 1926 में आया था। इनका नेक्स्ट प्ले आया था द रूफ। ये आया था 1929 में। रूफ आया था 1929 में। और द विंटर गार्डन जो इनका प्ले है वो आया था 1935 में। विंटर गार्डन आया था 1935 में। इसके बाद हम इसके देखते हैं कुछ शॉर्ट प्लेस जो वन एक्ट प्ले के नाम से
जाने जाते हैं। तो इसे द रूफ 1929 में आया था, द विंटर 1935 में आया था। अब हम इनके देखते हैं कुछ शॉर्ट प्लेज जो वन एक्ट प्लेज के में वन एक्ट के प्ले हैं। ये जो हम प्ले पढ़ने वाले हैं शॉर्ट प्लेज, ये 6 प्ले हैं और ये केवल इसी नाम से आते हैं कि इनका 4-5 प्ले दे देता है, नॉवल दे देता है, उसमें पूछ देता है वन एक्ट प्ले कौन सा है। तो हम ये 6 के 6 प्ले बहुत अच्छे से याद कर लेंगे ताकि कहीं भी एग्जाम में एक भी आ जाए तो हमारा एक क्वेश्चन भी गलत ना हो। तो इनके 6 शॉर्ट प्ले में पहला प्ले आता है द फर्स्ट एंड द लास्ट। पहला प्ले क्या है? द फर्स्ट एंड द लास्ट, इनका पहला शॉर्ट प्ले है। दूसरा लिटिल मैन, दूसरा प्ले क्या है? लिटिल मैन है। ये प्ले बस मोस्टली इसी तरह से आते हैं कि इनमें से आपको एक प्ले का नाम दे देगा तो और पूछ लेगा, 3 दूसरे प्ले कर देगा या नॉवेल कर देगा और पूछ लेगा शॉर्ट प्ले कौन सा है। तीसरा इनका प्ले है हॉलमार्क्ड ए सैटायरिक ट्रिफल, हॉलमार्क्ड ए सैटायरिक ट्रिफल। चौथा आता है डिफीट, डिफीट है ए टीनी ड्रामा। ये इन्हीं नाम से पब्लिश हुए थे शॉर्ट प्ले, जो कब आए थे? 1921 में आए थे। पांचवा है द सन, द सन ए सीन, द सन ए सीन। और 6 है इनका पंच एंड गो अ लिटिल कॉमेडी। पंच एंड गो क्या है? एक लिटिल कॉमेडी है। तो ये 6 प्ले ऐसे हैं जो इनके वन एक्ट प्लेस के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें शॉर्ट प्ले भी बोलते हैं। ये कब आए थे? 1921 में आए थे। अब पोएम से भी बस क्वेश्चन क्या आता है? पोएम से भी क्वेश्चन आता है कि आपको पोएम देके पूछ लेगा तो कि इनमें से कौन सा वर्क जॉन गाल्सवर्दी का है या जॉन गाल्सवर्दी का नहीं है। तो हमें ये जो मैं प्ले जिस तरह से क्वेश्चन फॉर्म पूछी जाती है, मैं केवल आपको उसी तरह से तैयारी करा रही हूँ, उसी तरह से आपको नोट्स दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ। बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी इससे अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जॉन गाल्सवर्दी में, क्योंकि मैंने जॉन गाल्सवर्दी इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। तो उनकी पोएम्स में हम कुछ देख लेते हैं पढ़ के। 1912 में आई थी मूड सॉन्ग्स एंड डॉगरल्स। ये एक ही पोएम का नाम है मूड सॉन्ग्स एंड डॉगरल्स। कब आई थी? 1912 में। ज़्यादा इनकी जो ये डेट दे रखी है मैंने जो लिखी है ये पूछ लेगा कौन सा वर्क जॉन गाल्सवर्दी का है या नहीं है। तो हमें दोनों ही तरह से क्वेश्चन याद करने के लिए सारे वर्क याद करने हैं। 1921 में आई थी द बेल्स ऑफ पीस। ये भी क्या है? पोएम है, द बेल्स ऑफ पीस। 1926 में आई थी वर्ड्स ओल्ड एंड न्यू, वर्सेस ओल्ड एंड न्यू 1926 में आई थी तीसरी। फिर चौथी आती है इनकी पोएम द पास्ट। इनका कोई सन नहीं दे रखा है बुक्स में, तो यानी इसका क्वेश्चन में भी सन नहीं पूछेगा। फिर है ए ड्रीम। ए ड्रीम भी कौन क्या है? जॉन गाल्सवर्दी की पोएम है। इरेंट्राई भी क्या है? जॉन गाल्सवर्दी की पोएम है। डिवन टू मी, ये भी गाल्सवर्दी की पोएम है। डेवॉन टू मी। फिर है रसिया अमेरिका एंड इंग्लैंड टू फ्री मैन, इंग्लैंड टू फ्री मैन। ये ट्री हो गया है, यहाँ पर फ्री होगा, इंग्लैंड टू, आप फ्री मैन ही याद रखेंगे, इंग्लैंड टू फ्री मैन। और इनकी लास्ट पोएम आती है एन यंग्री यंग हस्बैंड कॉल्ड बिकेट। ये भी क्या है? जॉन गाल्सवर्दी की एक पोएम है। तो मैंने जॉन गाल्सवर्दी के जिस तरह से आपको वर्क कराए हैं उसी फॉर्म में उन वर्कों से क्वेश्चन आते हैं। जहाँ कैरेक्टर कराए हैं वहाँ कैरेक्टर से आते हैं, जहाँ क्वेश्चन उनके डेट से आते हैं, जर्नर से आते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से कराए हैं जिन वर्क से जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं लाइन से, क्योंकि जॉन गाल्सवर्दी के वर्क से लाइनें भी आती हैं हमारे एग्जाम में। तो उस लाइनों को करने के लिए, कवर करने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें ताकि वो लाइनें भी आपके सिलेबस से ना छूटे, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा ना रह जाए जो एग्जाम में आपको नंबर कम दिलाए। तो इसमें गाल्सवर्दी की पॉपुलर लाइन उनकी वर्क की, उनका वर्क जो आता है 1867 से 1933 तक का उनका जो टाइम पीरियड रहा है, उसका पहली लाइन है टेक केयर ऑफ कैरेक्टर, टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देम सेल्व्स। ये लाइन बोली है जॉन गाल्सवर्दी ने, यानी जॉन
जिस तरह से मैं आपको लाइनें प्रोवाइड करा रही हूँ, दे रही हूँ कि ये किसने बोली है लाइन है, किस वर्क की लाइन है, मोस्टली जॉन गाल्सवर्दी के वर्क की नहीं आती है, बस पूछ लेता है कि ये लाइन किसने बोली है या किसके द्वारा कही हुई है। तो टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एक्शन डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देम सेल्फ, ये लाइन किसकी है, जॉन गाल्सवर्दी की लाइन है। दूसरी इनकी लाइन, अगली लाइन आती है, द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ, द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज द अटर इम्पॉसिबिलिटी टू चेंज व्हाट यू हैव डन। तो कुछ की वर्ड हम उठा लें, हम ज़्यादा लंबी लाइन याद नहीं करते तो थोड़े बहुत वर्ड उठा लें। जैसे इसमें बिगेस्ट ट्रेजेडी, इम्पॉसिबिलिटी, तो किसने बोली है लाइन, ये वो लाइन बोली है गाल्सवर्दी ने। बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ किसकी लाइन है, जॉन गाल्सवर्दी की लाइन है, ये जॉन गाल्सवर्दी ने बोली है। नेक्स्ट लाइन आती है इनकी, ड्रीमिंग इज द पोएट्री ऑफ लाइफ, ड्रीमिंग इज द पोएट्री ऑफ लाइफ एंड वी मस्ट बी फॉरगिवन इफ वी इंडल्ज इन इट अ लिटिल। ये लाइन भी किसने बोली है, गाल्सवर्दी ने बोली है। आप क्या याद कर लें इसमें, ड्रीमिंग इज द पोएट्री ऑफ लाइफ, वी मस्ट बी फॉरगिवन, ड्रीमिंग इज द पोएट्री ऑफ लाइफ किसकी लाइन है, जॉन गाल्सवर्दी की लाइन है ये भी। फिर नेक्स्ट आती है इनकी, वन आइज आर व्हाट वन इज, वन आइज आर व्हाट वन इज एंड वंस माउथ व्हाट डन बिकम्स। ये लाइन भी किसने बोली है, गाल्सवर्दी ने बोली है। वंस आइज आर व्हाट वन इज, वंस माउथ व्हाट वंस बिकम्स, ये लाइन किसने बोली है, गाल्सवर्दी ने बोली है। फिर आती है इनकी लाइन, सोसाइटी इज बुल्ट, सोसाइटी इज बुल्ट ऑन मैरिज, मैरिज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। ये लाइन है द फोर्साइट सागा की। फोर्साइट सागा जो इनका नॉवेल है, मास्टरपीस वर्क है, उसमें ये लाइन दे रखी है कौन सी, सोसाइटी इज बुल्ट ऑन मैरिज, क्योंकि इसने मैरिज की थी जो सॉम्स फोर्साइट ने। तो इस तरह से जो इसकी मैरिज के ऊपर ही लाइफ है कि किसने किसने मैरिज की बाद में, तो इस तरह से इसमें लाइन को हम याद कर ले। मैरिज दो बार आया है, किसकी लाइन है, ये फोर्साइट सागा की लाइन है। फोर्साइट सागा क्या है, एक नॉवेल है इनका, क्या है, ट्रायलॉजी है। फिर नेक्स्ट आता है इनका, लव हैज़ नो एज, लव हैज़ नो एज नो लिमिट एंड नो डेथ। ये भी लाइन किसकी है, द फोर्साइट सागा की है। इसमें जो फोर्साइट सागा की फैमिली में है, इरीन है, वो शादी करती है अपने चचेरे फादर अल्लाह से, तो इस तरह से इसमें बोली है ये लाइन। आप जब इस स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे तो लाइन भी आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। लव हैज़ नो एज नो लिमिट एंड नो डेथ। यदि आप चाहते हैं कि मैं इनके वर्क पर कोई अलग से वीडियो बनाऊं स्टोरी टाइप पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। लव हैज़ नो एज। फिर आती है इनकी लाइन, द सबलाइम पोएम ऑफ द क्राइस्ट, द सबलाइम पोएम ऑफ द क्राइस्ट लाइफ was man's attempt to join those two irreconcilable, join those two irreconcilable। conception of God, ये भी लाइन किसकी है, फोर्साइट सागा की है। सबलाइम ऑफ द पोएम ऑफ क्राइस्ट लाइफ और conception of God, दो तीन वर्ड आप इसके याद कर लेंगे। ये किसकी है, द फोर्साइट सागा की है। फिर आते हैं इनकी लाइन, वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग, वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग। ये किसकी लाइन है, ये बीट ऑफ लव की लाइन है, ये बीट ऑफ लव की लाइन है। क्या, वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग। और ये वर्क कब आया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर आती है अगली लाइन, love of beauty is really, love of beauty is really only the sex instinct which nothing but complete union satisfies। ये सेंट प्रोग्रेस की लाइन है। सेंट प्रोग्रेस भी एक जो जॉन गाल्सवर्दी का वर्क है उसकी लाइन है, सेंट प्रोग्रेस की
लव ऑफ ब्यूटी इज रियली ओनली द सेक्स इंस्टिंक्ट। फिर इनकी लाइन आती है अगली, बाय लव आई मीन, बाय लव आई मीन द फॉरगेटफुलनेस, बाय लव आई मीन द फॉरगेटफुलनेस टू सेल्फ। Unions are frequent in which only the sexual instincts are not remembers of self are roused। ये लाइन है फ्रेटर्निटी की। क्या है? बाय लव आई मीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस टू सेल्फ, किसकी लाइन है? ये फ्रेटर्निटी की लाइन है। फिर आता है नेक्स्ट लाइन इनके वर्क की आती है, द वर्ल्ड इज नॉट रूल्ड बाय पावर, द वर्ल्ड इज नॉट रूल्ड बाय पावर, द फियर विच पावर्स प्रोड्यूस्ड, इट इज रूल्ड बाय लव। क्या है? कौन से प्ले किसकी लाइन है? ये फ्रेटर्निटी की लाइन है। द वर्ल्ड इज नॉट रूल्ड बाय पावर किसकी लाइन है? ये फ्रेटर्निटी की लाइन है। और फ्रेटर्निटी जॉन गाल्सवर्दी का प्ले है या नॉवल? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रेटर्निटी जॉन गाल्सवर्दी का प्ले है या नॉवल? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेटर्निटी और कब आया था। फिर आती है लाइन, आई रीड इन वारियस चैम्बर, आई रीड इन वारियस चैम्बर, प्रैक्टिस इन ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थ्रोली। ये लाइन किसकी है? ये लाइन बोली है गाल्सवर्दी ने। आई रीड इन वारियस चैम्बर प्रैक्टिस्ड। फिर इनकी अगली लाइन आती है जॉन गाल्सवर्दी की, लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड। ये लाइन गाल्सवर्दी ने बोली है। और कब बोली है? मैंने आपको इस प्ले में साफ साफ बता रखा है कि ये लाइन जॉन गाल्सवर्दी ने कब बोली है। तो आप मुझे इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपने यदि वीडियो को पूरा देखा है तो। फिर इनकी लाइन आती है, यू मे ब्रेक द बॉडी, यू मे ब्रेक द बॉडी बट ये कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, गेट बैक टू लंदन द मैन हैव नथिंग फॉर एवर। तो ये रॉबर्ट्स ने बोली है स्ट्राइक में, क्योंकि वो क्या कह रहा है, यू ब्रेक द बॉडी, तो मेरे शरीर को तोड़ सकते बट ये कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, लेकिन आत्मा को नहीं। जब स्ट्राइक हुई थी, फैक्ट्री में स्ट्राइक की थी रॉबर्ट ने, तब ये लाइन बोली थी। रॉबर्ट्स की लाइन नहीं है, किसने बोली है? स्ट्राइक में बोली है। फिर इनकी नई लाइन आती है, मे बी योर गॉड अप इन लंदन हैज नो टाइम टू लिसन टू द वर्किंग मैन, मे बी योर गॉड अप इन लंदन हैज नो टाइम टू लिसन टू द वर्किंग मैन, I am told he is a wealthy god, but if he listen to what I tell him, he will know more than ever. He learned in Kingston. He learned in Kingston. तो ये लाइन किसने बोली है? ये रॉबर्ट्स ने बोली है। ये भी लाइन किसमें? स्ट्राइक में बोली है। रॉबर्ट्स ने बोली है लाइन, किसमें बोली है? स्ट्राइक में बोली है। मे बी और God up in London has no time to listen to the working man, kings। फिर इनकी अगली लाइन आती है, waiting and waiting, that's what a woman has to do, waiting and waiting, that's what a man has to do। ये मेज ने बोली है, इन स्ट्राइफ में लाइन बोली है मेज ने। ये किसमें? स्ट्राइफ की लाइन है ये। फिर नेक्स्ट लाइन आती है, दैट्स कैपिटल, अ वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर, रॉबर्ट्स एंड स्ट्राइफ। ये भी लाइन किसकी है? रॉबर्ट्स की है। स्ट्राइफ बोली इन्होंने कहा, दैट कैपिटल अ वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर बोला है इसने। किसे? कैपिटल को, यानी जो मालिक होते हैं फैक्ट्रियों के, उन्हें। फिर आती है अगली लाइन, We are not free agent. We are not free agent. We are part of a machine. Our only business is to see the company earn so much profits as it safely can। ये लाइन बोली है बैंकलिन ने। किसमें? स्ट्राइक में बोली है बैंकलिन ने।
वी आर नॉट फ्री एजेंट किसकी लाइन है? स्ट्राइफ की लाइन है। वार इज वार, वार इज वार बोली है एंथनी ने स्ट्राइफ में। और कौन था ये? ट्रीनार्ड था, प्लेट्स कंपनी का चेयरमैन था, अध्यक्ष था एंथनी। तो इसने क्या बोली है? वार इज वार। फिर नई लाइन आती है, देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस। देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल। ये लाइन किसने बोली है? ये एंथनी ने बोली है स्ट्राइक में। देयर कैन ओनली वन मास्टर। फिर लाइन आती है अगली इसकी जॉन गाल्सवर्दी की, मास्टर्स आर मास्टर्स, मास्टर्स आर मास्टर्स, मैन आर मैन, yield no demand and they will make it sex. They are like Oliver Twist asking for moreover. If I were in their place, I should be the same, but I am not in their place. ये बहुत लंबी सी स्पीच दी है एंथनी ने किसमें? स्ट्राइक में। ओलिवर ट्विस्ट न से भी आप याद कर लेंगे। तो ये किसने लाइन दी है? एंथनी ने दी है किसमें? स्ट्राइक में। फिर इसकी अगली लाइन आती है, what seems just to one man, sir, is injustice to another. What seems just to one man, sir, is injustice to another. ये लाइन बोली है एडगर ने किसमें? स्ट्राइक में बोली है एडगर ने। और एडगर कौन है इसमें? आप बताइए। फिर नई लाइन आती है इसकी, ए वुमेन डेड, ए वुमेन डेड एंड द टू वेस्ट मैन बोथ ब्रोकन। हार्डनेस ने बोली है ये लाइन किसमें? स्ट्राइफ में, जब मर जाती है रॉबर्ट की वाइफ एमी। फिर नेक्स्ट लाइन आती है, ए मैन डज नॉट सुकम्ब, ए मैन डज नॉट सुकम्ब लाइक दैट इन अ मोमेंट if he is clean mind and habits and he is total got the eyes of man who cannot keep his lands off when there's money about. ये बोली है जेम्स ने आफ्टर अबाउट फाल्डर इन जस्टिस। जेम्स ने बोली है ये फाल्डर के बारे में जिसने फॉर्जरी की थी, 90 लाख बना दिए थे। तो उसने उसके लिए बोली है जेम्स ने लाइन ये, नो वन विल टच हिम नाउ नेवर अगेन ही इज सेफ विद जेंटल जीसस। ये लाइन बोली है कोक्सन ने फाल्डर के लिए जस्टिस में। यानी जब फाल्डर की मृत्यु हो जाती है जीने पे से गिरकर, तो उस टाइम ये लाइन जब बोली है कोक्सन ने कि अब उसे कोई भी दोबारा से नहीं पकड़ सकता। फिर आती है लाइन अगली, लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन, लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन। ये लाइन बोली है जॉन गाल्सवर्दी ने किसमें? जस्टिस में। फिर अगली लाइन आती है, वी लिव इन अ हाईली सिविलाइज्ड एज, वी लिव इन हाईली सिविलाइज्ड एज, द साइट ऑफ ब्रूटल वायलेंस डिस्टर्ब्स us in a very strange way, even when we have no personal interest in the matter. But when we it inflict on a woman whom we love with them. ये लाइन किसकी? जस्टिस की लाइन है ये। फिर अगली लाइन आती है, it is the same with the dogs. If you treat them with kindness, they will do anything for you, but to shut them up alone, it only makes them savage. तो ये किसकी लाइन है? ये लाइन भी किसकी है? जस्टिस की है। You cannot play fast and lose with morality. You cannot play fast and lose with morality and hope to go scot-free. If society did not take care itself, nobody
वुड सुनर यू रियलाइज दैट द बेटर। ये लाइन किसकी है? ये भी जस्टिस की लाइन है। यू कैन नॉट प्ले फास्ट। किसकी लाइन है ये? जस्टिस की जो प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का, उसकी लाइन है। द ग्रेट थिंग अबाउट लव इज दैट ईच शुड नो व्हाट द अदर वांट्स टू द मोमेंट। ये लाइन किसकी है? द रूफ की लाइन है। जो जॉन गाल्सवर्दी का प्ले है रूफ, उसकी लाइन है कौन सी? द ग्रेट थिंग अबाउट लव। नेक्स्ट लाइन आती है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दीज लॉफ्टी आइडियाज दैट यू कैन नॉट लिव अप टू? लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, सी व्हाट कम्स ऑफ फाइट एंड F4M। ये लाइन किसकी है? ये विंडो की लाइन है। किसकी लाइन है? ये विंडोज की लाइन है। हाउ beastly women are to each other। हाउ beastly women are to each other। ये भी लाइन किसकी है? विंडोज प्ले में लाइन है ये। There is nothing that gives more courage than to see the irony of things। ये लाइन किसकी है? पिजन की लाइन है ये। फिर अगली लाइन आती है हमारी, एजुकेशन इज सिंपली ruining द लोअर क्लासेस। It unsettles them, and that's the worst for us all. I see an enormous difference in the manner of servants। ये लाइन किसकी है? ये लाइन है सिल्वर बॉक्स की लाइन है। फिर नेक्स्ट लाइन आती है, द लॉ इज वॉट it is a majestic or edifice sheltering all of us, each stone of which rest one another। ये किसने बोली? ये जज ने बोली है जस्टिस में। ये महत्वपूर्ण लाइन है बहुत। द लॉ इज वॉट इट इज मजेस्टिक। फिर इसकी लाइन आती है, जस्टिस इज अ मशीन that when someone has once given it the starting push rolls on itself। ये लाइन किसने बोली है? फ्रॉम ने बोली है। किसमें? जस्टिस में। हेक्टर फ्रॉम कौन थे जस्टिस प्ले में? क्या किरदार था उनका? आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। द काउंसिल फॉर द डिफेंस इन, ये जस्टिस की लाइन है, बता भी दिया इसमें। फ्रॉम द काउंसिल फॉर द डिफेंस इन जस्टिस। ऑल द मनी गोज टू फेलोज हु डोंट नो हॉर्स फ्रॉम अ हेस्टे। लॉयल्टी कम्स बिफोर एवरीथिंग। ए वाइफ्स मेमोरीज इज नॉट वेरी गुड when her husband is in danger। the law is the law। ये क्या किसकी लाइन है? ये लॉयल्टीज की लाइन है। किसकी लाइन है? ये लॉयल्टीज जो आया था 1922 में, उसकी लाइन है ये। लॉ इज लॉ। वी ऑल कट ईच अदर्स थ्रोट्स फ्रॉम द वेस्ट ऑफ मोटिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वी ऑल कट ईच अदर्स थ्रोट्स, यानी हम एक दूसरे गले काट रहे हैं फॉर द बेस्ट ऑफ मोटिव्स, अपनी बात इच्छा पूरी करने के लिए। किसकी लाइन है? ये लॉयल्टीज की लाइन है। लॉयल्टीज प्ले में बोली गई है। लेट मी हैव नो टेम्परामेंट फॉर द टाइम बीइंग फॉर आई हैव टू सेट डाउन। लेट मी हैव नो टेम्परामेंट फॉर द टाइम बीइंग फॉर आई हैव टू सेट डाउन only from an impersonal point of view। if there be such a thing, am I going to get even approximately at truth। ये लाइन किसने बोली है? गाल्सवर्दी ने बोली है। approximately at the truth। am I going to even approximately at the truth, ये जॉन गाल्सवर्दी ने बोली है। फिर इनकी नेक्स्ट लाइन आती है, इट इज़ नॉट द आर्टिस्ट बिजनेस बी अ ड्रामेटिस्ट और अदर टू प्रीच
admitted his business has any of that glib doctrinaire spirit, devoid to the insight which comes from the instinctive sympathy. ये किसकी है? अनदर सेफ की लाइन है ये, अनदर सेफ की लाइन है ये। फिर आती है नेक्स्ट लाइन, और इस वीडियो की लास्ट लाइन, लॉयल्टीज आई डोंट नो क्राइसिस क्रॉस वी ऑल कट ईच अदर थ्रोट्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स। ये लाइन रिपीट हो गई है मार्गरेट इन लॉयल्टीज, लॉयल्टीज में बोली मार्गरेट ने। तो फ्रेंड्स वीडियो को आपने सपोज आप अच्छे से देखेंगे, इसे देखा होगा आपने, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मैं मोस्टली प्रयास यही करूँगी कि आपका पीजीटी टीजीटी के सिलेबस का एक राइटर को, चाहे वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए कोई नहीं, चाहे 8 दिन में आए, लेकिन उस वीडियो में आपका सिलेबस में जो राइटर के बारे में वर्क है या जो उनकी थीम है, जो भी लाइन्स है, वो पूरी कवर करने का। तो बने रहे चैनल पर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ अगले नए राइटर के साथ।